अभी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस होते, ठीक है। उसमें सबसे पहला डायमेंशन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, जो डिस्कस किया था अपन ने, वो कौन सा था, वो था आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब जो डायमेंशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट मतलब ये जो सोसाइटी से रिलेटेड सारी चीजें हैं ना, जैसे पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है और घट रही है, जैसे वुमेन का रोल सोसाइटी में कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हो रही है, पोल्यूशन का क्या हो रहा है, ठीक है, लिटरेसी रेट कितनी है, एजुकेशन रेट कितनी है, ट्रेडिशन लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या रीति रिवाज चल रहे हैं, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें जो आती हैं, ठीक है, वो आती है किसमें? सोशल एनवायरनमेंट में। और आपको इस सोशल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर ये फंडा है, ठीक है, कि मेल और फीमेल को सिमिलर आपको मान के और वेजेस उनको बराबर देनी है। तो आप इसको अपने हिसाब से अपने मन से चेंज नहीं कर सकते कि नहीं मेल को मैं कम दूंगा और ज्यादा दूंगा और फीमेल को कम दूंगा सैलरी। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सोशल एनवायरनमेंट को फॉलो नहीं किया तो वो इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा, ठीक है। कुछ रिजर्वेशन रखना होता है जॉब्स के अंदर, वो आपने नहीं रखा अगर, ठीक है। स्कूल्स हो गए तो स्कूल्स में कुछ बच्चों की फीस आपको माफ करनी पड़ती है, गरीब बच्चों को एनरोल करना पड़ता है। ये सब सोसाइटी के द्वारा या ये पर्टिकुलर सोसाइटी के द्वारा नॉर्म्स कुछ डेवलप किए गए हैं। आपको उन नॉर्म्स को जनरली फॉलो करना जरूरी है। आप नहीं करोगे तो लोग आपके पास फिर आएंगे ही नहीं, ठीक है। लोग कहेंगे कि अब बेकार सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी का भी ध्यान नहीं रखती है, जो समाज के लिए भी कुछ नहीं करती है, उसके पास लोग आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा है? सोशल एनवायरनमेंट मतलब it consists of customs, traditions of the society in which the business is existing. एग्जाम्पल क्या है सोशल एनवायरनमेंट का? जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इससे क्या होता है? इससे ऑटोमेटिकली स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है, मतलब एक मिठाई वाले को ये ध्यान रखना है कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, मतलब उसका स्वीट का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करेगा उसके ऊपर, ठीक है। ग्रीटिंग कार्ड्स जो है वो बढ़ाने, जैसे दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, ठीक है, क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, ईद के ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, ठीक है, टीचर्स डे के ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए। तो ये उसको उस समय बढ़ाने हैं, ठीक है, कि उसको मालूम है कि डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है, सोसाइटी इस पर्टिकुलर केस में स्वीट्स खाती है, किड्स में ग्रीटिंग कार्ड्स देती है, ठीक है। दिवाली आ रही है तो ऑटोमेटिकली पटाखे बढ़ाने, क्योंकि सोसाइटी पटाखे लेगी उस पर्टिकुलर मोमेंट में, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। अब मैं उसके एस्पेक्ट्स बता देता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल एस्पेक्ट्स है, ठीक है। जैसे पहला, जॉब में रिजर्वेशन के लिए बोला है, ठीक है, माइनर्स के लिए, वुमेन्स के लिए, जो माइनॉरिटी सेक्टर्स होते हैं ना, माइनॉरिटी सेक्टर मतलब ये जो जैन्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, उनके लिए आपको रिजर्व करके रखना है। वुमेन के लिए जॉब रिजर्व करके रखनी है, ठीक है। फिर इक्वल स्टेटस देना है वुमेन को, ठीक है। फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी आजकल लग्जरी आइटम खरीदने लग गए, तो उनके लिए भी सोसाइटी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना है कि छोटे छोटे लोग भी, आजकल मिडिल क्लास लोग भी लग्जरी आइटम्स खरीदने लग गए, तो उसकी डिमांड उनके लिए भी आप बढ़ गई है, तो वो प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा दें, ठीक है। फिर ये गर्ल एजुकेशन का बहुत मूवमेंट चलता है सोसाइटी में कि पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो उसके तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है। हेल्थ हेल्थ और फिटनेस बहुत आजकल पॉपुलर ट्रेंड हो गया है सोसाइटी में, तो आपको जिम्स एस्टैब्लिश करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई है, मैंने आपको बोला। वर्क वुमेन का जो रोल है वो ऐड हो गया है वर्क फोर्स के अंदर। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो पॉपुलेशन में बढ़ रही है कि घट रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है कि घटाना है, ठीक है। ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेंगे, इमीडिएट इफेक्ट कुछ नहीं करने वाला है, पर ये लंबे समय में, मैंने आपको बोला ना, अपन पढ़ रहे हैं जनरल एनवायरनमेंट, जनरल मतलब जो सबको इफेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा, ठीक है। एजुकेशन लिटरेसी रेट हो गई, लोगों की कस्टम्स हैबिट्स क्या है, तौर तरीके क्या है काम करने के, कस्टमर का एटीट्यूड किस प्रकार का, इनोवेशन की तरफ, लाइफस्टाइल कैसी हो गई है आजकल लोगों की। तो ये सब सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है जो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो उसको इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। डायरेक्टली तो नहीं इफेक्ट करेगा ये चीज, कि देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करेगा, बट लंबे समय में ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लोगों की कंजम्पशन नीड्स भी बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपको भी प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। और डेथ रेट बढ़ रही है तो मतलब कंजम्पशन कम होने वाला है, तो आपको भी लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे प्रोडक्शन थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये है सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब कौन सा हुआ? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया जो ये सरकार है, ठीक है, सरकार के क्या डिसीजंस होते हैं,
सरकार की सोच क्या है, भारत का संविधान कैसा है, सरकार क्या बिजनेस में इंटरवेंशन करती है कि नहीं करती है, पॉलिटिकल लीडर कौन है, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर कौन है अभी, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट चला रखे हैं, स्वच्छ भारत चला रखा है, स्किल इंडिया चला रखा है, ठीक है, कौन कौन से, ये पॉलिटिकल पार्ट भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली नहीं पर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। जैसे मोदी जीतता है तो मुकेश अंबानी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसकी आइडियोलॉजी जो है, ठीक है, वो इंडस्ट्री को ग्रो कराने की है। कोई कांग्रेस जीतती है मान लो, अज्यूम करो, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ पर्टिकुलर जो है वो खुश हो जाते हैं, अडानी खुश हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब रेस्पेक्टिव बिजनेस के रेस्पेक्टिव नॉर्म्स हैं और वो सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, ठीक है, कि यार ये आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी है कि ये आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल होगी। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एनवायरमेंट। क्या लिखा हुआ है, इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर्स, ठीक है, सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड अफेयर्स इसमें कवर्ड है, जैसे गवर्नमेंट कौन सी पावर में है अभी, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है अलग अलग सोसाइटी ग्रुप ऑफ सोसाइटी की तरफ, गवर्नमेंट जो है किस किस तरह से पॉलिसी में चेंज लाती है, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी चेंज करेगी, राजस्थान गवर्नमेंट में कांग्रेस है, सेंट्रल में स्टेट है, इसकी अपनी पॉलिसी चलेगी, उसकी अपनी पॉलिसी चलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखनी होती है, ठीक है, कि इम्पैक्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब जैसे फैक्टर्स देख लो कौन कौन से, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में कब आएगी, जब वो इसको ये अश्योरेंस होगी कि हाँ इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यार ऐसा नहीं हो कि एक साल तो कोई और पार्टी है, दूसरे साल कोई और पार्टी है, तीसरे साल कोई और ही पार्टी आ गई पावर में, ऐसे जैसे मध्य प्रदेश में भी हो ना, 6 महीने कांग्रेस रही, वापस बीजेपी आ गई, क्या पता वापस कांग्रेस आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी जगह होगी तो जहां पर इन्वेस्टर्स भी बहुत डरते हैं पैसा लगाने में, वहां पर प्रोड्यूसर भी बहुत सोच समझ के प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि एक एंटिटी एक पावर में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लो वो तो उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन एकदम से दूसरी आ गई तो उसको सपोर्ट ही नहीं करती, तो उसकी तो 12 बज जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में भी यही देखा जाता है कि हाँ स्टेबल रहेगा। फिर आज का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल लीडर्स की प्रोफाइल देख लो, उनकी सोच क्या है, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या गवर्नमेंट इंटरवीन तो नहीं करती है बिजनेस के अंदर, फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कैसी है कि क्या इंपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पर लीड कर रही है, सरकार सेंटर में जो है, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी वैल्यूज, मतलब उस के मूल्य आपको देखने हैं, उसकी क्या सोच है आपको देखनी है, उस पॉलिटिकल पार्टी की सोच अगर अच्छी है तो आप भी क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कि आपको एश्योरेंस है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा देश में इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करेंगे। क्लियर, सिंपल पॉइंट है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये हो गया 3। चौथा आता है हमारा कौन सा एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब लीगल एनवायरनमेंट का मतलब कौन सा हो गया, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या फॉलो करने, लॉ, ठीक है, इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को लॉ की, रूल्स की, रेगुलेशंस की नॉलेज होना जरूरी है। तो क्या लिखा है, इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। नाउ लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आ गए, पहला वही सारे लॉज, लेजिस्लेशन मतलब लीगल एक्ट्स। दूसरा, और कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर इशू कर दिया, जैसे अभी हमारे उदयपुर में ऑर्डर है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, सब जगह ऑर्डर यही चल रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आपको फॉलो करना है। फिर कोई कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो आपको फॉलो करनी है। कोर्ट जजमेंट समझते हो ना, कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया के लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे, तो कोर्ट जजमेंट्स आपको फॉलो करनी है। फिर लीगल पॉलिसीज किससे रिलेटेड आपको जाननी है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, या लाइसेंस जो लेना होता है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, लॉ है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर इनसे बाहर चले गए ना तो एक तो नॉन कंप्लायंस भी हो जाएगा, मतलब लॉ फॉलो नहीं किया, लॉ का उल्लंघन किया, उसका तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद होने का खतरा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप लॉ फॉलो नहीं करते हो ना, तो आपको कोर्ट बोलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को टिके रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, तो उसको वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर वो दे देती है। ठीक है, फिर और बता देता हूँ एग्जाम्पल्स। ये वो सिगरेट की उस पे पैकेट पे लिखना होता है ना क्या, कि कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इज हार्मफुल, ठीक है, तो वो वार्निंग आपको देनी होती है उसके अंदर। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज जो है,
कि जब भी आप कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट लोगे या दोगे तो वहां कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। फिर एक लॉ हमने एडवर्टीजमेंट के ऊपर लॉ है, ठीक है, जैसे अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड और इसमें भी एडवर्टीजमेंट आते हैं। इंश्योरेंस के तो आपने देखा होगा लास्ट में आता है इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ रिस्क, ठीक है। सो सारे और डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रीड कर लो। तो ये सब चीजें हैं लॉ में लिखी है, हमको फॉलो करनी जरूरी है, किसी भी बिजनेसमैन को फॉलो करनी जरूरी है। अगर वो बिजनेसमैन इन लॉस को फॉलो नहीं करेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिवली आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में कुछ आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और पॉइंट्स बाकी अपने देखो, अपने कौन कौन से एनवायरमेंट हो गए, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, ठीक है। अगला आता है हमारे पास कौन सा, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सब क्या आ जाएगा इसमें, जो आज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो लोग इनोवेशंस कर रहे हैं, जो लोग इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, तो हो सकता है फिर आप पीछे बैठ जाओगे, है ना। तो technological environment includes forces relating to scientific improvement and innovation which provide new ways of producing goods and services and new ways of operating business। नए नए तरीके ढूंढने चाहिए आपको, यही तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना है। तो फ्यू एग्जांपल्स जो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के आ रहे हैं वो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, कंपनीज ने आजकल ये सब एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। फिर ऑनलाइन ग्रोसरी आइटम भी सेल होने लग गए, ऑनलाइन टिकट भी बुक होने लग गए, ठीक है। फिर आपने लेजर, रोबोटिक्स, इन सब में भी देखा होगा आजकल फूड को आप 10 दिन तक, 50 दिन तक, 100 दिन तक प्रिजर्व कर सकते हो, तो फूड प्रिजर्वेशन में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि एक चीज अच्छी से दे रखी है उसमें फिफ्थ पॉइंट में, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स पे आ गए। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बाद में। फिर अगला टाइपराइटर से हम लोग एमएस वर्ड यूज करने लगे हैं, कार्बन पेपर से अब हम लोग फोटोकॉपी पे आने लगे हैं। सारे ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है जो एंटिटी इससे अपना नहीं पाई। जैसे आपने एक बहुत फेमस सी कंपनी का नाम सुना होगा, कोडैक। अगर सुना है तो, नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। कोडैक वाज द मोस्ट फेमस कंपनी जो रोल्स बनाती थी, कैमरेज बनाती थी, ठीक है। वो पुराने वाले नहीं आते थे जिसमें आपको रील को देना पड़ता था, फिर वो उसमें से वो प्रिंट होके निकलते थे फोटो। अब उस कोडैक ने क्या किया, डिजिटल हो गया दुनिया, तो कैनन तो आ गया उसमें, ठीक है। लेकिन ये जो कोडैक है ये बेचारा अपडेट नहीं कर पाया अपने आप को, ये उसने वही रील वाला सिस्टम ही रखा, तो आउटडेटेड हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर एक जो मैंने आपको एग्जांपल बोला था, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पे आ रहे हैं। पहले क्या होता था कंप्यूटर्स के अंदर छोटे छोटे, अभी तो क्या होता है कंप्यूटर के अंदर आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं उसको अपन। आप सुना होगा आपने कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, आईसी उड़ गई इस कंप्यूटर की या इस टीवी की आईसी उड़ गई। तो आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं अंदर, पीछे जो बॉक्स वो होता है ना जिसपे वो छोटे 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 डॉट 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 दिखे होगा टीवी के पीछे, ठीक है। वो बने हुए होते हैं, है ना। अंदर खोल के अब आप इक्विपमेंट निकालोगे तो एक छोटी सी चिप निकलेगी, उसके अंदर डॉट 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 बहुत सारी चीजें बनी हुई होती है, तो आईसीज होती है। पहले कंप्यूटर जब इनिशियली बने थे ना, तब वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, मतलब बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती थी, वो एक तरह से प्रोसेसिंग का काम करती थी। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स का जमाना आया, छोटे ट्रांजिस्टर्स होते थे। उसके बाद फिर आईसी, छोटे छोटे चिप्स होती हैं, उनका जमाना आया, ठीक है। तो ये हमारी जो सीपीयू होती है वो आईसी ही है एक तरह से, ठीक है। तो ये जमाना चेंज हुआ, जो इस जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ पाया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं कर पाया, वो पीछे रह गया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली तो नहीं करेगी लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर इफेक्ट करने वाली है, ठीक है। क्लियर। अगला, तो ये हो गए हमारे एक बार तो सारे डायमेंशंस, ठीक है, कि टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और इकोनॉमिक, ये 5 डायमेंशंस हैं और पांचों बहुत इजी है। मतलब तीन तीन चार चार एग्जाम्पल भी आप देखोगे पांचों के तो बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और आपको वैसे भी इजीली क्लिक हो जाएगा कि यार कौन सी में कौन सा पॉइंट कवर हुआ था, ठीक है ना। क्लियर है। मैं एक आप ऐसे रफली पूछ लेता हूँ, दिमाग सेट करना और आंसर करना मन में, ठीक है। जैसे मान लो एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है, जिसकी वजह से फॉरेन डिमांड जो है वो कम हो गई है। अब आप देखो लॉजिक सुनना, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब इस पर्टिकुलर चीज को आप ज्यादा प्रेफरेबली कहाँ ले जाओगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ना है मतलब एक तरह से सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, पॉलिटिकल में नहीं आएगा ये, ठीक है, ना लीगल में भी नहीं आएगा ये, ठीक है, ये लॉ नहीं है कोई, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि ड्यूटी बढ़ गई है एक तरह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। फिर एक है कि लोगों का टेस्ट जो है वो चेंज हो गया, तो लोगों का टेस्ट चेंज होना किस में आएगा, सोशल एनवायरनमेंट में।
फिर एक एक कॉम्पिटिटर ने नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर ली है, ये किस में आएगा? टेक्नोलॉजिकल में, ठीक है। एक है आपके पास कि नेबरिंग कंट्री की सरकार ने और हमारी कंट्री की सरकार के बीच में कुछ नया अग्रीमेंट हुआ है, तो ये किस में आएगा? पॉलिटिकल में, ठीक है, क्योंकि दोनों सरकारें आपस में डिस्कस कर रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो डायमेंशंस थे एनवायरनमेंट के अंदर, वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो 11th में भी था आप लोग के, अपन वापस उसको रिपीट कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। वो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। याद आया ना? ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का फंडा क्या कहता है? उस लिबरलाइजेशन में क्या होता है? लिबरल कर रहे हैं ना हम। लिबरल मतलब क्या हो रहा है? हम नहीं बोलते हमारे जो बॉस है वो लिबरल हो गए, हमारे टीचर्स लिबरल हो गए। लिबरल हो गए मतलब थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट्रिक्शन, थोड़े से उन्होंने लाइसेंसेस कम मांगे हैं हमसे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन कम कर दी है हमारे ऊपर टैक्स रेट कम कर दी है। हमको बोला कि चलो तुम इजीली फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकते हो गुड्स को, ठीक है। हमको बोला तुम अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करो। पहले क्या होता था? हर चीज में इंटरवेंशन होता था, ठीक है। प्राइस फिक्सेशन में भी इंटरवेंशन होता था गवर्नमेंट का, ठीक है। आप आसानी से गुड्स इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे छोटे से छोटे काम करने के लिए भी। अभी इतना लोड नहीं लेना है। तो पहला लिबरलाइजेशन में क्या क्या देखो, लाइसेंस अबॉलिश कर दिया, एक्सेप्ट कुछ के लिए लाइसेंस रखा हुआ है, ठीक है। डिफेंस के लिए और ऐसे कामों में आपको आना है या ऐसी चीजें करनी है, आर्म्स इक्विपमेंट बनाने हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस पे, मतलब बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा दो, कम करना चाहते हो कम कर दो, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। टैक्स रेट कम कर दिया, अननेसेसरी फालतू जो कंट्रोल थे वो हटा दिए, ठीक है। इजी और सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसीजर की, आप फॉरेन कैपिटल भी अट्रैक्ट कर सको इंडिया में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रीली आप कर सकते हो, प्राइस आप फ्रीली डिसाइड कर सकते हो खुद से, ठीक है। ये सब लिबरलाइज कर दिया सरकार ने, ठीक है। तो लिबरलाइज करना मतलब रेस्ट्रिक्शंस को कम करना, ताकि अच्छे से इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ सके। सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन पहले भी पढ़ा था, सिंपल है कि पब्लिक सेक्टर को बेचना, पब्लिक सेक्टर के हिस्से को बेचना, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, कि हमने जो पैसा लगा रखा था, सरकार ने जो पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनीज में लगा रखा था, उस पैसे को डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब उसको बेच दिया किसको? प्राइवेट एंटरप्राइज को। फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां अच्छा नहीं कर रही है उसके लिए एक बोर्ड बनाना होता, तब भी पढ़ा था अपन 11 में भी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR बोर्ड जो था, ठीक है। इस बोर्ड का काम यही है कि जो एंटिटियां सिक हो गई है, सिक यूनिट्स मतलब जिन एंटिटियों को लॉस हो रहे हैं, ठीक है, उन एंटिटियों का रिवाइवल कैसे करना है या उनको क्लोज करना है क्या, ये बोर्ड देखता था कि हाँ ये हालत इसकी बिल्कुल खराब है इस पब्लिक सेक्टर की, इसको तो बंद ही कर दो, ठीक है, या इसको सुधारा जा सकता है तो उसके लिए सुधार पैकेज ये लगा दो। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक जो है, अपना हिस्सा जो है वो डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट कर दिया मतलब कम कर दिया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से। तो मतलब लॉजिक सिंपल है, प्राइवेटाइजेशन का तो बिल्कुल सिंपल फंडा है, पब्लिक सेक्टर को कम करना है, प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा देना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज पब्लिक सेक्टर में सरकार कवर नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा चीजें प्राइवेट सेक्टर्स को भी देना शुरू किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद। और तीसरा क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक तरह से पूरी दुनिया को, जो इकोनॉमीज है दूसरी दूसरे कंट्रीज की, वर्ल्ड की, उस सबको एक इंटीग्रेट करना। मैंने तब भी एग्जांपल दिया था कि बांसवाड़ा जाओ कि बैंकॉक जाओ, लगभग बात एक ही हो गई है, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में आ गए, ठीक है। तो सामान यहाँ भी आसानी से बेचा जा सकता है, सामान वहां भी आसानी से बेचा जा सकता है, कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे सरकार ने इंपोर्ट पे लिबरलाइज कर लिया, जैसे ऊपर आया था ना लिबरलाइजेशन, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया, मतलब आराम से आप लोग कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स खरीद सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक है, फेरा बोलते थे उसको, अब उसकी जगह फेमा आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले रेगुलेट करते थे हर चीज को, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी काम करते थे, ठीक है, डॉलर खरीद मतलब वहां से पेमेंट आता था आपके पास या आप पेमेंट करते थे अगर डॉलर में, तो बहुत रेस्ट्रिक्शन होते थे। अब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की जगह क्या हो गया? मैनेजमेंट करना है उसका खाली, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगभग खत्म हो गई है, आप फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस पे ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी, उसके ऊपर टैक्स कम लगता है बहुत, ठीक है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम हो गई, ठीक है। ये सब सरकारी जो है, क्यों किए सरकार ने फंडे? ग्लोबल करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में फर्क लगभग एक जैसा है, एक जैसे ये दोनों फंडे, बस फर्क एक है कि लिबरलाइजेशन तो लोकल के लिए भी है, कि भाई यहाँ के लोकल लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दी है, ठीक है। और
जब लिबरलाइजेशन हम बोलते हैं ओवरऑल वर्ल्ड के एंगल से देखना है, ठीक है, कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या फॉरेन एक्सचेंज जब आएगी दूसरी कंट्री से, उससे रिलेटेड चीजें आ गई, उसमें लिबरलाइज अगर किया है तो वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है तीनों? ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 11th का फंडा है जो हम वापस याद कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इसका अगला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये शायद 11 में था कि नहीं था मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो वापस ढंग से पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस, मतलब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बिजनेस पे इफेक्ट क्या आया। मतलब एक तरह से इन शॉर्ट ये पूछ रहा हूं मैं कि इस लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का इफेक्ट किसके ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्या आया, ठीक है। और इजी है, इफेक्ट्स बहुत इजी हैं, ठीक है, हमारे पास शायद 8 इफेक्ट्स हैं और 8 इफेक्ट्स बहुत इजी है, ठीक है। पहला इफेक्ट सुनना, बहुत इजी, फंडा बहुत क्लियर है भाई। अगर लिबरलाइजेशन बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो क्या फायदा हुआ? कंपटीशन बढ़ा। फायदा तो क्या बताऊं मैं, इम्पैक्ट बताता हूँ। इम्पैक्ट क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि अब फॉरेन कंट्री की कंपनियां भी, मल्टीनेशनल कंपनियां भी आराम से आ सकती है, ठीक है, और हम भी बाहर आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल बढ़ा। तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। क्या लिखा है? इस न्यू पॉलिसी के आने के बाद इंडियन कंपनीज को ऑल राउंड कंपटीशन फेस करने पड़ गया। ऑल राउंड मतलब इंडियन कंपनीज से तो था ही था कंपटीशन, अब किससे फेस करना पड़ गया? मल्टीनेशनल से। मतलब इंटरनल मार्केट से तो था ही था पहले भी कंपटीशन, अब मल्टीनेशनल से भी फेस करना पड़ गया, तो कंपटीशन बढ़ा। एग्जाम्पल भी दे रखा है उसमें मैंने, ठीक है, कि 1991 से पहले बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन पब्लिक सेक्टर के पास होते थे और वो मोनोपोली एंजॉय करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट ये कंपनियां भी आ गई, टेलीकॉम कंपनियां, तो ऑटोमेटिकली बीएसएनएल को कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है, एयर इंडिया को कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है। सेकेंड इज, इस एलपीजी से फायदा ये हुआ, फायदा तो क्या, इम्पैक्ट ये हुआ कि कस्टमर जो है ना वो ज्यादा शाणे हो गया। कस्टमर जो है वो डिमांडिंग हो गए, बोले अगर आप ये क्वालिटी नहीं दे सकते तो हम हमारे दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो प्रायर टू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले देयर वर वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट्स, बहुत पहले बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्टेज रहती थी प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की। और इस शॉर्टेज की वजह से प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था पहले। प्रोड्यूसर ओरिएंटेड का मतलब है कि प्रोड्यूसर की वो रहती थी, धाक रहती थी, ठीक है, कि भाई तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो कहीं और जा, ठीक है। क्योंकि पहले प्रोडक्शन कम होता था, कंपनियां भी बहुत कम थी, कंपटीशन भी बहुत कम था, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था। लेकिन जब से ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई है, बहुत सारे बिजनेसेस ने प्रोडक्शन लाइन ज्वाइन कर दी, फॉरेन कंपनियां भी इंडिया में आ गई, प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ गई, इससे सरप्लस आने लग गया मार्केट में प्रोडक्शन का, ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट अब कैसे बन गया? बायर मार्केट बन गया, और बायर मार्केट बन गया, कंज्यूमर मार्केट बन गया। तो अब बायर्स जो है वो क्या हो गए? बिग बॉस हो गए, ठीक है। तो बायर्स के लिए अब आप कंपनियों को क्या लगानी पड़ती है? स्कीम्स लगानी पड़ती है, ऑफर्स देनी पड़ती है, तब जाके बायर उनके पास आता है। तो अब शिफ्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट जो पहले था, अब वो क्या हो गया? कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो गया है, ठीक है। तो ये फायदा हुआ कंज्यूमर्स के लिए। तो और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इम्पैक्ट है कि एलपीजी का इम्पैक्ट ये हुआ कि कंज्यूमर्स डिमांडिंग हो गए, कंज्यूमर्स जो है वो अब एक तरह से भगवान हो गए, ठीक है, वो ओवर रूल करते हैं प्रोड्यूसर्स को। थर्ड, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पास एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी आया कि अब हर कंपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती है समय समय पे। क्योंकि अगर कंपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करेगी तो पीछे रह जाती है, ठीक है। क्योंकि आजकल मल्टीनेशनल कंपनी आ गए हैं, उनके पास नई नई अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, अगर वो इस्तेमाल करेंगे और आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक इम्पैक्ट और है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। So after the new economic policy, the world-class competition started, and to stand this global competition, the companies need to adapt world-class technology. To adapt and implement the world-class technology, the investment in research and development department has to increase. तो लोगों ने, मतलब जो बिजनेसमैन है, उन्होंने अब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो रिसर्च करेंगे तो नए नए वो लेकर आएंगे ये लोग फंडे, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल है,
अब नेसेसरी हो गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, चेंज करेगी। पहले तो क्या होता था, कंपटीशन बहुत कम था, तो एक पॉलिसी आप 10 साल के लिए भी चलाते थे, 5 साल के लिए भी चलाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलिसी में बदलाव आपको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है, नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 से पहले बिजनेस एंटरप्राइज चाहती तो एक स्टेबल पॉलिसी रख सकती थी लंबे समय के लिए, लेकिन 1991 के बाद बिजनेस एंटरप्राइज को अपनी पॉलिसी मॉडिफाई करनी है, अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। पहले तो देखो गधे भी काम कर लेते थे, लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है, इंटरनेशनल मार्केट में इतना सब कुछ इंप्रूवमेंट हो गए, तो आपके यहाँ पे भी एचआर जो होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स जो होने चाहिए, वो गधे नहीं होने चाहिए, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उनको भी जगह समय समय पे क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है, तो आपका कस्टमर, सॉरी आपका जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो बेचारे को कुछ आएगा ही नहीं जब वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने की बात करेगा। तो अगला पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग एचआर। 1991 से पहले इंडियन एंटरप्राइज को कौन मैनेज करता था, इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सनल, मतलब बिल्कुल ट्रेंड नहीं थे वो लोग 1991 से पहले। फिर नई मार्केट कंडीशन आई 1991 के बाद, जिसके लिए डिमांड बढ़ गई कि यार जो बंदा होना चाहिए वो हायर कॉम्पिटेंस स्किल का होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। हेंस इंडियन कंपनीज फेल्ट द नीड टू डेवलप देयर ह्यूमन स्किल्स। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन तो मैंने आपको अभी बता दिया। पहले सेलिंग मार्केट था पूरा, अब बायर्स मार्केट हो गया। मतलब पहले प्रोड्यूसर्स मार्केट था, तो मार्केट में पूरा ओरिएंटेशन हो गया। ओरिएंटेशन मतलब बदलाव हो चुका है, ठीक है। 1991 से पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट था, प्रोड्यूसर को पहले मेन फोकस दिया जाता था, फिर वो मार्केट में जाता था, ठीक है। बट नाउ कंपनीज आर फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आपको कस्टमर के पास जाना है, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। पहले तो सेलिंग था, आपने बना दिया, मार्केट में दे दो, बिक जाएगा, ठीक है। अब आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के लिए पहले, फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसकी नीड्स जाननी पड़ेगी, उसकी जरूरत जाननी पड़ेगी, फिर प्रोडक्शन करोगे और फिर सेल करोगे। जबकि पहले तो बना दो और बेच दो, ठीक है। कस्टमर को क्या चाहिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही जग मार के आएगा लेने के लिए, ठीक है। पहले प्रोड्यूसर मार्केट था, अब पहले मार्केटिंग आता है। याद है ना, मार्केटिंग सोशल सब पढ़ा था मैंने। अब मार्केटिंग आता है। मार्केटिंग में पहले आपको कस्टमर की नीड्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसको जानना है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन बनना है, उसके बाद उनको देना है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। 1991 में सबसे बड़ा चेंज ये आया कि पब्लिक सेक्टर को अब सरकार बहुत ज्यादा बजट देने के लिए तैयार नहीं है। बोल रही है अगर ये पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं कर रही है तो इसको क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। सो प्रायर टू 1991 पब्लिक सेक्टर के सारे लॉसेस कौन बियर करती थी, कौन उसको बियर करती थी, गवर्नमेंट बियर करती थी। कैसे? स्पेशल फंड्स उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए असाइन करके। आज भी करती है, आज भी कुछ कुछ में तो करती है। जैसे एयर इंडिया है, लॉस में चल रही है, लेकिन उसका सारा लॉस जो है वो सरकार बेयर करती है। पर उसको, उसमें सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसमें एफिशिएंसी बढ़ने का चांस है, लेकिन अभी उसके चांसेस हैं, प्राइवेटाइज होने का सोच ही रहे हैं, है ना। फिर उसमें आगे क्या लिखा है, बट टुडे द पब्लिक सेक्टर्स हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली, अदरवाइज दीस एंटरप्राइज हैज टू फेस डिसइन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनको डिसइन्वेस्ट कर देगी। तो अब पब्लिक सेक्टर्स को क्या करना है, खुद के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करना है, प्रॉफिट खुद कमा के दिखाना है सरकार को, तब जाके सरकार इनकी कंटिन्यूटी इंश्योर करेगी। नहीं तो जैसे एयर इंडिया के हालत होने वाले हैं थोड़े दिनों में कि उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। मतलब आज की दुनिया में बिजनेसमैन को अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कंधे से कंधा मिला के चलना है तो आपको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। एक्सपोर्ट करोगे तो आपकी वजूद दुनिया में आएगी और तभी आप एग्जिस्ट कर पाओगे लॉन्ग टर्म में। मतलब आजकल लैंग्वेज क्या लिखे, देखो आजकल एक्सपोर्ट जो है वो एक तरह से सर्वाइवल का वो बन गया है मैटर, ठीक है। कि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगी नहीं, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास होगी नहीं तो इंपोर्ट करते समय बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये पॉइंट देखो क्या लिखा है, इंडियन बिजनेसमैन वाज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन एंड द न्यू ट्रेड। बिजनेसमैन को मैंने आपको बोला कंपटीशन ग्लोबल फेस करना पड़ गया। न्यू ट्रेड पॉलिसी ने एक्सटर्नल ट्रेड को बहुत लिबरल बना दिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने एक्सपोर्ट बिजनेस ज्वाइन किया और सक्सेस मिली।
Many companies increase their turnover more than double by starting export. जैसे रिलायंस हो गया, वीडियोकॉन हो गया, एमआरएफ हो गया, इन सब ने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छे से क्या किया, बहुत अच्छे से आगे बढ़ गए, ताकि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा आ गया और इनकी धाक जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए। ठीक है, सो ये है लॉजिक हमारा। 8 पॉइंट है, मैंने आपको बहुत सिंपल सा अभी तक टॉपिक लिया, बहुत सिंपल टॉपिक है। एलपीजी क्या होता है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, अभी फिर से पढ़ा। ठीक है, एलपीजी आने से इफेक्ट क्या हुआ, तो इफेक्ट ये हुआ कि एक तो कंपटीशन इंप्रूव हो गया, दूसरा कस्टमर्स जो है वो डिमांडिंग हो गए। ठीक है, तीसरा आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा, और फिर आपको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चेंज करना पड़ा। मार्केट में बदलाव हुआ, सेलिंग कॉन्सेप्ट से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे आ गए। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, ट्रेन करने पड़ेंगे। ठीक है, डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर सरकार ने पब्लिक सेक्टर से बजटरी सपोर्ट खत्म कर दिया। ठीक है, बोला बेकार चल रहे हो तो बंद हो जाओ, डिसइन्वेस्ट हो जाओ। और लास्ट में एक्सपोर्ट जो है वो एक मैटर ऑफ सर्वाइवल हो गया। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसको ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड पे क्या इफेक्ट आ सकता है, कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट आया है, किसका, एलपीजी का। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब ये जो बदलाव हो रहा है, ठीक है, ये जो बदलाव हो रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारे, ठीक है, मैं सिर्फ एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वापस एक जनरल टॉपिक पे आ गया हूं कि सोशल एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहे थे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा था, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा था। अब ये सारे जो बदलाव हो रहे थे, प्लस एलपीजी भी जो हो ही रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, मैनेजर्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। तो रिस्पॉन्स के तरीके और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हूं मान लो, ठीक है, या आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो मान लो। अब आपने देखा यार लिबरलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आपका रिस्पॉन्स नंबर एक ये होगा कि आप अब अपने, जो आप एक ही प्रोडक्ट बनाते थे पहले या एक ही फील्ड में काम करते थे, अब आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर दोगे। डाइवर्सिफाई करना मतलब नई नई फील्ड्स में जाओगे, क्योंकि आपको अब डर रहेगा कि अगर आप एक ही फील्ड में रह गए और वही फील्ड बंद हो गई, ठीक है, तो आपको भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैंने टीचिंग के साथ साथ किराना स्टोर भी खोला होता, ठीक है, तो मैं आज, ठीक है, अभी तो अपन पढ़ रहे हैं बहुत सारे लेक्चर्स अपन अब इस पे, ठीक है, स्काइप पे शुरू हो गए, ऑनलाइन यूट्यूब पे शुरू हो गए, और मान लो यूट्यूब नहीं होता, ये सब ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होती, तो हम तो घर पे ही बैठे रहते होते, हो गए थे। तो अब किराना होता तो मेरे पास किराना स्टोर होता, मेडिकल स्टोर होता, अगर मैंने उस फील्ड में भी अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया होता तो मैं आज आराम से काम कर रहा होता, अनएम्प्लॉयड नहीं होता। ठीक है, तो लॉजिक समझना। सबसे पहला एलपीजी का रिस्पॉन्स एक मैनेजर जो दे सकता है, एक होशियार मैनेजर, वो है क्या, कि वो डाइवर्सिफिकेशन में चला जाए। और इसलिए आपने देखा होगा रिलायंस हो गया, एलजी हो गया, आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफाई कर लिया है। रिलायंस टेलीकॉम में भी आ गया, रिलायंस बहुत सारी चीजों में आ गया, ठीक है, पेट्रोल में भी आ गया, ये इसमें भी आ गया, एक्सवाइजेड में, सब में बहुत सारी जगह में आ गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एंटिटीज मल्टीपल चीजों में काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होगा एक मैनेजर का? द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू पॉलिसी इज कंपनीज आर गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन. Companies like Reliance, Voltas, LG, Samsung are diversifying their activities by adding more products in their portfolio. ठीक है, एलजी पहले टीवी रेफ्रिजरेटर ही बना हुआ है, उसके बाद एसी भी आ गया उसका, उसके बाद और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स और आने लग गए उसमें। ठीक है, सेकेंड सेकेंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो रिस्पॉन्स किया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद जो रिस्पॉन्स आया, ठीक है, मैनेजर्स का, कंपनीज का, वो ये आया कि उन्होंने अब ज्वाइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशन करने शुरू कर दिए। याद है ना, ज्वाइंट वेंचर्स कोलैबोरेशन पढ़े थे अपन 11 में। ठीक है, मतलब मिक्सचर, ज्वाइंट वेंचर, दो लोग मिलके अब कंपनी चलाना गया, जैसे हीरो होंडा मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, मारुति सुजुकी हो गया। ठीक है, so joint ventures, collaboration and consolidation of multinationals. So most of the multinational companies come to India through joint ventures. जैसे एग्जांपल में फोर्ड जो आया इंडिया में, फोर्ड कार वाली कंपनियां, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर करके आया था। ठीक है, सुजुकी आपने सुना ही है, मारुति के साथ जॉइंट वेंचर करके आया। ठीक है, थर्ड,
जब से ये एलपीजी आया है और जब से एनवायरनमेंट में बदलाव हुए हैं, कंपनियों ने, मैनेजर्स ने ब्रांड बिल्ड करने के ऊपर अब फोकस करना शुरू कर दिया। मतलब पहले वो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च करती थी, लेकिन अब उनको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमको टिकना है, ठीक है, तो ब्रांड बिल्ड करनी बहुत जरूरी है। सो नाउ द कंपनीज आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज एडवर्टीजमेंट्स, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा फॉर ब्रांड बिल्डिंग, स्पेशली कौन से सेक्टर में? कंज्यूमर सेक्टर में। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं, जैसे सैमसंग, एलजी, सोनी, ये सब करती हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, उनमें बहुत ज्यादा ब्रांड बिल्डिंग करनी शुरू कर दी। चौथा रिस्पॉन्स क्या आया? सारे मैनेजर्स ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। खासकर ये जो लैपटॉप मेकिंग कंपनीज हैं, फोन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, आईटी सेक्टर कंपनी, ये अगर पुराने इक्विपमेंट बेचेंगी तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। सो टू गेट द फर्स्ट एडवांटेज पाने के लिए कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन देयर प्रोडक्ट। इसके लिए खर्चा किस पे उन्होंने शुरू कर दिया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बढ़ा दिया, ठीक है, सारी कंपनियों द्वारा। अगला, इंक्रीज्ड इंप्रूव्ड कॉम्पनसेशन लेवल। अब इनको ये डर है कि अगर हमने एम्प्लॉइज को अगर कॉम्पनसेशन प्रॉपर नहीं दिया, उनको समय समय पे प्रमोशन नहीं दिया, सैलरी नहीं बढ़ाई, तो वो हमको छोड़ के चला जाएगा। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट आया और इसका रिस्पॉन्स भी किया कंपनीज ने कि अब वो अपने एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेशन अच्छा देती है, इंक्रीज करके देती है। So with the entry of MNCs, there is a lot of change seen in the salary package of all the employees in managerial as well as technical services. और लास्ट में अब सारी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस किस पे आ गया? कस्टमर्स पे। The focus of market is totally shifted from producer to consumer. Today consumer is the key in the market. All companies are ये थोड़ा सा लैंग्वेज मिस टाइप्ड है इसमें शायद। Today consumer is the key in the market, ठीक है, is the key in the market and all the companies are coming with various schemes to attract the customers, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसको बचाए रखने के लिए बहुत सारे कंपनीज अब उसको स्कीम्स देती हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बाय वन गेट वन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। वो लॉजिक इसमें बेस्ड है। समझ में आया? ठीक है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या रिस्पॉन्सेस किए गए हैं, मैनेजरियल रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स मान लो, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद? इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था इम्पैक्ट क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, तो जनरल इम्पैक्ट पूछ रहा है कि कंपटीशन बढ़ा, कस्टमर डिमांडिंग हो गए, चेंजेस अब नेसेसरी हो गए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने लग गए, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेशन का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया, एचआर को डेवलप करने की नीड अराइज होने लग गई, ठीक है, बजटरी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर को खत्म हो गया, और लास्ट पॉइंट पड़ा था एक्सपोर्ट अब एक मैटर ऑफ सर्वाइवल बन गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कंपनियों ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो ऊपर जो चीज हुई उसी में रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। कंपनियों ने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, कंपनियों ने जॉइंट वेंचर करने या कोलैबोरेशन करना शुरू कर दिया, ब्रांड बिल्ड पे फोकस करना शुरू कर दिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने लग गए, कस्टमर पे फोकस करने लग गए और अपने एम्प्लॉयज का कंपनसेशन लेवल भी बढ़ाने लग गए। ये फंडा किसका है? ये फंडा ये कहता है कि क्या बदलाव हुआ इस पर्टिकुलर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से और उसमें मैनेजर्स का रिस्पॉन्स क्या रहा। तो दोनों क्वेश्चंस ये ठीक ठीक क्वेश्चंस है, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स मैनेजर्स करते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, कुछ भी नहीं था ये चैप्टर में, और अगला तो आपका फेवरेट टॉपिक है, कौन सा? डीमोनेटाइजेशन। कौन सी तारीख को हुआ था? 8 नवंबर 2016, जब आप 9th क्लास में थे, शायद 9th में ही थे ना, 8th या 9th जिसमें भी थे, तो जब आप 9th में थे तब ये डीमोनेटाइजेशन आपने देखा था। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था ये आप खुद पढ़ना आज, ठीक है। मैं आपको खाली एक आध चीजें दूसरी बताया था, बाकी कुछ दम नहीं है टॉपिक में, बहुत लल्लू सा टॉपिक है, ठीक है। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन अगर आप देखोगे नीचे फीचर्स, तो डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया था? पहला पॉइंट, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर मतलब जिन लोगों ने काला धन अपने घर में रखा हुआ है, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ठीक है, उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट भी यही है, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। इवेजन मतलब चोरी, कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये टैक्स को बचाने के लिए अगर आप कर रहे हो, ठीक है, टैक्स की चोरी करने के लिए कर रहे हो, तो ये हम आपको बिल्कुल भी बेयर नहीं करने देंगे। दो ये कारण थे। तीसरा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। भाई सरकार ये चाहती थी कि लोग टैक्स भरे,
पैसा बैंकों में रखें, सेविंग्स दिखाएं जितनी वो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये पैसा जो है, जो काला धन पड़ा है, उसको सफेद कर सके हम लोग सिस्टम में लाके, बैंक में लाके, और वो फिर आगे हम लोग हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डाल सकें। भाई देश में लिक्विडिटी बढ़ेगी ना अगर पैसा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आएगा। फिर कैशलेस पे फोकस करना था, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया कि डिजिटल काम करो सब लोग, ठीक है। पर इनके खिलाफ 2 पॉइंट भी आए थे, क्या उस टाइम उठे भी थे क्या? एक तो लोगों के पास, देखो सबके पास वो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, डिजिटल फोन नहीं होता है, तो वो लोग कैसे करेंगे? फिर हर दुकानदार के पास वो मशीन नहीं होती डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाली, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे देश में माशाल्लाह है, तो वो कैसे होगा? बट फिर बोला गया ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस तो होते रहेंगे, पर आपको आना है, डिमोनेटाइजेशन को अच्छे से लगाना है, ठीक है, करना है इम्पैक्ट, और फिर किया ही उसके ऊपर इम्पैक्ट हमने, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट उसमें दे रखा है, इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ? जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। बैंक डिपॉजिट्स की पैसे रेट बढ़ गई, भाई कैश आप ट्रांजैक्शन करोगे तो चार्ज ज्यादा लगेगा, ठीक है, और डिपॉजिट कराओगे तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। सेविंग करने का फंडा बढ़ गया, इसका इम्पैक्ट ये हुआ था। फिर प्राइवेट वेल्थ जो है देखो डिक्लाइन हो गई थी, लोगों की वेल्थ कम हो गई एकदम से, क्योंकि 500,000 के नोट रिटर्न नहीं कर सकते आप, ठीक है, मतलब ब्लैक मनी तो मुश्किल से रिटर्न कर सकते थे। प्रैक्टिकली क्या हुआ वो मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ थियोरेटिकली ये उनका इंटेंशन था, प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ हुआ था। फिर पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, वो तो वैसी की वैसी रही। डिजिटाइजेशन बढ़ गया, ठीक है, रियल एस्टेट की प्राइसेस घट गई थी, याद है ना, ठीक है, और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया क्योंकि डिस्क्लोज लोगों ने किए, वो काला धन डिस्क्लोज किया, तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया। तो ये तो बहुत लल्लू टॉपिक, एक बार आप रीड कर लेना, कोई इश्यू होता है तो मुझसे पूछ लेना। सो ये हमारा चैप्टर छुटका सा, पिछका सा जो चैप्टर था, ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले लिया था, छोटा सा चैप्टर था, खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर and do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.